कल हम लोग जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ लिए थे ना। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो केमिकल इंजीनियरिंग हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो है हम लोगों को पुनर्योगज डीएनए के बारे में पढ़ लिए थे ना। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इससे सबसे पहला प्लाज्मिड निकाला गया था, ठीक है ना। सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए जो है बनाने के लिए, और ये काम किसने किया था बताएं? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। ये देखें, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सन 1972 में, ठीक है ना, उपर्युक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया। समझ में आ रहा है ना। प्लाज्मिड जो था, प्लाज्मिड किसको कहते हैं? कल बताया था हमने। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए होते हैं। क्या ये आनुवांशिक होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। और देखें, एक सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए को काटने के लिए, डीएनए का ये जो टुकड़ा काटा जाता है, डीएनए को काटने के लिए हम लोग कौन सा कैंची इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, डीएनए को काटने के लिए हम लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं? आणविक कैंची। आणविक कैंची कैसी होती है? किसकी होती है? प्रतिबंधन एंजाइमों की होती है। किसकी होती है? प्रतिबंधन एंजाइम। समझ में आ रहा है ना। प्रतिबंधन एंजाइम से क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, जितना बताया गया है, आगे भी बताया जाएगा, वो सब हम लोग देख लेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। तो डीएनए को काटने के लिए जो है हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? प्रतिबंधन एंजाइमों का। प्रतिबंधन एंजाइमों को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। समझ में आया ना। इसके बाद देखें हम लोग, मान के चलें कि प्लाज्मिड हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, तो प्लाज्मिड को काटना है। प्लाज्मिड को काटने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर ले बताएं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन क्या? एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आणविक कैंची जिसको हम लोग कहते हैं, इससे हमारा प्लाज्मिड जो है वो कट जाएगा। समझ में आया ना। अब कटे हुए भाग पे हम लोग अपने वांछित जीन को, जो जीन हमने लिया है यहाँ जोड़ने के लिए, समझ में आया ना, उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करें बताएं? इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करें? कौन बताएंगे? सब लोग जानते हैं और चैप्टर 6 में पढ़े भी हैं, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज, ये ऑलरेडी डीएनए है, तो डीएनए के खंडों को जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे? डीएनए लाइगेज का उपयोग करेंगे। डीएनए को काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? आणविक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डीएनए के खंडों को जोड़ना है, डीएनए लाइगेज। याद रखें, तो डीएनए लाइगेज की मदद से हम लोग जोड़ेंगे। तो इस तरह का जो डीएनए है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़? आरडीएनए। क्या कहेंगे इसको? आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहा जाएगा इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ये। और इसके बाद जो है देखें, यहाँ पे हम लोगों को एक एंजाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, जिसको निकाला गया है किससे? ई कोलाई से। ई कोलाई का नाम जो है हम लोग जानते हैं, कई बार आता है, ठीक है ना। इसेरिचिया कोलाई, यहाँ थोड़ा सा अलग लिख दिया है, ठीक है ना। इसेरिचिया कोलाई से जो है निकाला जाता है प्लाज्मिड को। किसको निकाला जाता है? प्लाज्मिड को। और प्लाज्मिड जो है वो PBr 322 इसका नाम रखा जाता है, जो इसेरिचिया कोलाई से निकाला जाता है। यहाँ देखें डीएनए लाइगेज का नाम दिया हुआ है, जिससे हम लोग जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इन सभी पॉइंट्स में जो है, जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने देखा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इससे ना क्वेश्चन खूब दिया था। हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, मॉडल पेपर में इससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन या ऐसे पूछा गया था ना कि बताइए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीक है, उसमें से किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है, ये 3 चीज़ें दी गई थी, और चौथा चीज़ एक और एडिशनल दिया गया था, जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए बताएं?
जीव को आनुवांशिकता रूपांतरित करने के लिए। किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ हम लोग बदलना चाहते हैं, उसका डीएनए बदलना चाहते हैं, तो डीएनए बदलने के लिए जो है हम लोगों को मिनिमम कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? 3 चीज़ों की। पहला चीज़ क्या होगा? वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। वांछित जीन का मतलब क्या? हमारा मनचाहा जीन। जैसे मान के चलें एक पौधा है जो लाल रंग का फूल देता है, हम लोग उसमें सफ़ेद रंग का भी फूल लाना चाहते हैं, तो पहले हमको सफ़ेद रंग कराने वाले जीन की पहचान करनी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम लोग वांछित जीन कहेंगे। ये जो सफ़ेद रंग लाने वाला जीन होगा ना, उसको क्या कहा जाएगा? वांछित जीन कहा जाएगा। ठीक है ना? चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। जो डीएनए पहचान लिए, अब उसको भेजेंगे, उसको डालेंगे, कहाँ डालेंगे? परपोषी में। और फिर उसके बाद स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरण करना। ठीक है ना? पहले तो ये देखना है कि भाई परपोषी में डाला गया तो वो डीएनए हमारा सुरक्षित है या नहीं है, नष्ट हो गया या फिर जो है ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगली पीढ़ी में क्या होगा? जाएगा। तो आनुवांशिक रूपांतरण में कितने चरण शामिल हैं बताएं? 3। पहला कौन हो गया? वांछित जीन की पहचान, दूसरा है चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, और तीसरा है परपोषी में उसको सुरक्षित रखना और उसका संतति में क्या चीज़? स्थानांतरण। समझ में आ रहा है ना? अब एक और देखें, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीक थी, आरडीएनए, ठीक है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के तकनीक के कौन कौन से साधन हैं, उसको अब हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग बनाना चाहते हैं, किसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अभी हमने देखा प्लाज्मिड में अपना वांछित जीन जो है जोड़ के और उसका स्वरूप बदल देना, उसका फिनोटाइप चेंज कर देना, ठीक है ना? उसका जीनोटाइप भी बदल देना, क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बनाने के लिए हमें ज़रूरत किन चीज़ों की होती है वो देखना है हम लोगों को। बताएं ज़रूरत किन की होगी? पहला दिया है प्रतिबंधन, क्या चीज़? एंजाइम। दूसरा क्या दिया है? पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए को जोड़ना भी होता है। पॉलीमरेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, तो कहीं कहीं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की ज़रूरत होती है, तो पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पॉलीमरेज चाहिए। देखिए यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है ना? कोई बताएंगे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ? डीएनए पॉलीमरेज के बजाय कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, लेकिन एक और एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, याद है? टैग पॉलीमरेज। तो ये टैग पॉलीमरेज को भी हम लोग याद रखेंगे। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, आगे बताएंगे उसको डिटेल में। तो 2 चीज़ें, प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम किस लिए? डीएनए को काटने के लिए। पॉलीमरेज एंजाइम किस लिए? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए। लाइगेज किस लिए बताएं? डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए। और अगला क्या चाहिए? संवाहक या परपोषी जीव। संवाहक चाहिए और क्या चाहिए? परपोषी जीव। 3 चीज़ें। समझ में आ रहा है ना? पहले प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है ना? ये सारे एंजाइम हो गए, आवश्यक एंजाइम। उसके बाद दूसरी चीज़ में जो है हम लोग किसको रखेंगे? संवाहक को। और तीसरी चीज़ में जो है किसको रखेंगे? परपोषी जीव को। समझ में आ रहा है ना? पहले एंजाइम, एंजाइम के बाद क्या चीज़? संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर, और क्लोनिंग वेक्टर के बाद क्या चीज़? कंपेटेंट होस्ट। ठीक है ना? परपोषी जीव। समझ में आ रहा है ना? परपोषी जीव, ये 3 चीज़ें चाहिए, तब जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो है हम लोग कर सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? एंजाइम से। ठीक है ना? एंजाइम, तो क्या नाम है इसका? प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। कितने तरह के होते हैं बताएं? 2 तरह के। कौन कौन? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एक बार जो है हम लोग ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। मान के चलें कि ये एक डीएनए हो गया, 5वें सिरे से किस सिरे की ओर? तीसरे सिरे की ओर। तीसरे सिरे से किस सिरे की ओर? 5वें सिरे की ओर। तो हम लोग इस डीएनए को काटना चाहते हैं, लेकिन किधर से काटना चाहते हैं? किनारे से, इधर किनारे किनारे से काटना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा एंजाइम प्रयोग करें? डीएनए
एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस? हाँ, एंडोन्यूक्लियस। और एक और देखें, एक और डीएनए खंड है हमारे पास, एक और डीएनए खंड है, ये भी 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर और तीसरे सिरे से किधर, 5वें सिरे की ओर। समझ में आ रहा है ना? तो इस डीएनए को भी हम लोग काटना चाहते हैं, लेकिन इस डीएनए को बीच में से काटना चाहते हैं। तो बताएं दोनों ही स्थितियों में हम लोग किस एंजाइम का प्रयोग करें? नीचे वाले में एंडोन्यूक्लियस और ऊपर वाले में एक्सोन्यूक्लियस। सही है? अरे सही है, एकदम सही है। ठीक है, अगर बाहर से डीएनए को काटना है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बताएं? एक्सोन्यूक्लियस। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस का। समझ में आ रहा है ना? अगर बीच में से कहीं से कट लगाना है तो वहां प्रयोग करेंगे किसका? एंडोन्यूक्लियस। एकदम सिंपल सी बात है ये। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरह से हम लोग प्रतिबंधन एंजाइमों का प्रयोग करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग कब करेंगे? जब डीएनए को बीच में कहीं काटना हो, किनारे किनारे से जो है थोड़ा सा जो है कट लगाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? एक्सोन्यूक्लियस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। देखिए 1963 में, सबसे पहली बार 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए थे। और वो किससे किए गए थे? ई कोलाई तो हम लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ई कोलाई जो है बार बार मिलेगा, इस चैप्टर में बहुत बार मिलेगा। ठीक है, ई कोलाई जीवाणु, एस्टेरिचिया कोलाई जीवाणु से 2 एंजाइम पृथक किए गए थे। कब? सन 1963 में। ठीक है, और बताया जा रहा ना कि ये जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकते हैं। ये देखें कितना डेंजर है ये। जीवाणु भोजी जो है ना, वो खुद ही जीवाणु को खा जाता है। पढ़े हम लोग। जीवाणु भोजी एक विषाणु है, और ये ऐसा विषाणु है जो जीवाणुओं को खा जाता है, ई कोलाई को खा जाता है। अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज के प्रयोग में हम लोग देखे थे, इन्हीं दोनों को लिया गया था। तो बैक्टीरियोफेज जो है देखे क्या लिखा है हिंदी में, बैक्टीरियो फाज फाज नहीं, फेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना? बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, ये इसको खा जाते हैं, लेकिन इसके पास ऐसा एंजाइम है जो इसको, इसकी वृद्धि को रोक देता है। पता है कैसे? ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये इस पर प्रभावी तब होता है। देखिए हम लोग एक बार इमेज के थ्रू समझते हैं। पहले भी हालांकि इस चीज़ को हमने समझा है। देखें बैक्टीरियोफेज जो है वो इस प्रकार से हो गए, होते हैं ना। बैक्टीरियोफेज जो है इस तरह से हो गए। ठीक है ना? ये इन्फेक्ट करते हैं इसको। किसको इन्फेक्ट करते हैं? ई कोलाई को। तो ये खतरनाक तब है जब ये अपना डीएनए छोड़ देते हैं। किसके अंदर? जीवाणु के अंदर। जीवाणु के अंदर जब ये अपना डीएनए छोड़ देते हैं, तो ये जीवाणु का डीएनए हो गया। तो देखें अब अगले चरण में क्या होता है ना कि ये जो डीएनए है जीवाणु का, इस जीवाणु के डीएनए से कौन सा डीएनए आके बंध जाता है? बैक्टीरियोफेज का। अब उसके बाद ये जीवाणु के डीएनए की हिम्मत नहीं है कि वो अपने हिसाब से काम करे। वो किसके हिसाब से काम करेगा? विषाणु के डीएनए के हिसाब से काम करेगा, और ये मल्टीपल कॉपीज तैयार करेगा। जब ये बर्स्ट होगा ना, जब ये सेल बर्स्ट होगा, ये कोशिका फूटेगी, तो कोशिका फूटने के बाद जो है इससे सैकड़ों जो है क्या निकलेंगे बताएं? हाँ, जीवाणु भोजी निकलेंगे। इससे सैकड़ों जीवाणु भोजी निकलेंगे, 1-2 नहीं, सैकड़ों जीवाणु भोजी निकलेंगे। इसलिए ये खतरनाक होता है। लेकिन पता है इसी जीवाणु के पास एक ऐसा एंजाइम है, एक नहीं 2 ऐसा एंजाइम है, समझ में आया ना, जो इसके डीएनए को पीस बाय पीस काट देता है। किसके डीएनए को बताएं? जीवाणु भोजी के। इसको जो है पीस बाय पीस काट देता है। उसके बाद ये जो है अपना काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ समझाया गया है। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। विषाणु जो है ना, इनकी प्रक्रिया बहुत लाजवाब होती है। ये बाकी सजीवों से ना एकदम भिन्न होते हैं। ठीक है ना? बाकी सजीवों से एकदम अलग होते हैं। तो इनके पास जो है एंजाइम है ऑलरेडी। किनके पास? ई कोलाई के पास, जो किसकी वृद्धि को रोक देते हैं? जीवाणु की वृद्धि, जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है, और दूसरा जो है वो डीएनए को क्या कर देता है? काट देता है। तो बाद वाले एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? जो डीएनए को काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो इस लाइन को हम लोग सपने में भी ना भूलें,
याद है, हमें मालूम है, समझ में आ रहा है ना? क्या मालूम है बताएं? प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन है? हिंद 2। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन है? हिंद 2। ये हम लोग मॉडल पेपर में बनाए हैं कि नहीं? ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया था, समझ में आया ना? और ये जो है हम लोग नाम याद रखेंगे। हिंद 2 जो है सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका कार्य है डीएनए को विशिष्ट क्रम पर जो है काट देना, विशिष्ट क्रम को पहचान के और वहीं से काटता है ये हिंद 2, ठीक है ना? यह 5 वर्ष बाद पृथक किया गया और पहचाना गया। ऐसा देखा गया कि हिंद 2 डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षार युग्मों का अनुक्रम होता है। समझ में आया ना? तो ये हिंद 2 के लिए विशेष क्षार अनुक्रम जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन, बताएं तो हम लोग जरा। हाँ, AGGTTC बिल्कुल। और इको R1 होता है। इको R1 के लिए जो है हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, ये देखें हम लोग, ये देख रहे हैं ना? ये किसके लिए दिया गया है? इको R1 के लिए, देख रहे हैं ना? ये भी एंजाइमों का समूह है, लेकिन ये एंजाइमों का समूह जो है कौन से एंजाइम के लिए है बताएं? यहाँ दिया गया है इको R1। इको R1 जो एंजाइम है वो डीएनए को पहले पहचानेगा कि भाई कहाँ पे आ रहा है, GAATTC। ये सीक्वेंस जो है हम लोग याद रखेंगे, इस सीक्वेंस को भी याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताइए इको R1 कहाँ पे कट लगाता है, तो हम लोग बताते हैं GAATTC। इसका अनुक्रम क्या होगा, पूरक अनुक्रम क्या होगा बताएं? G के साथ किसको जोड़ दें? C, A के साथ T, A के साथ T, T के साथ A, T के साथ A और C के साथ G। तो ये जो है हम लोगों को 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर ये दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है तीसरे सिरे से किधर की ओर। तो ऐसे अनुक्रम जो एक निश्चित दिशा में पढ़ने पर एक जैसे मालूम पड़ते हैं उनको हम लोग पैलिंड्रोम अनुक्रम कहते हैं। याद रहेगा? पैलिंड्रोम अनुक्रम किसको कहते हैं? क्षार युग्मों के वे अनुक्रम जो एक निश्चित दिशा में पढ़े जाने पर एक समान मालूम होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? पैलिंड्रोम अनुक्रम। लिख देते हैं यहाँ, क्या कहते हैं उनको? पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस या अनुक्रम, ठीक है ना? पैलिंड्रोम सीक्वेंस किसको कहेंगे बताएं? क्षार युग्मों का ऐसा समूह जो एक निश्चित दिशा में पढ़े जाने पर एक जैसे व्यतीत होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम अनुक्रम कहते हैं। अब जरा पढ़ के देखें हम लोग इसको, इन दोनों अनुक्रमों को 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर पढ़ना है। किधर से किधर पढ़ना है? 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर पढ़ेंगे, क्या पता चलेगा बताएं? GAATTC। और नीचे भी जो है हम लोग देख रहे हैं 5वें से तीसरे की ओर आना है, क्या होगा? GAATTC। समझ में आया ना? एक मिनट। तो GAATTC 5th प्राइम से लेके अगर 3rd प्राइम तक हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाएगा? ये GAATTC। और ये भी 5th प्राइम से 3rd प्राइम की ओर पढ़ना है तो GAATTC पढ़ा जाएगा। सवाल है कि इको R1 काटता कहाँ से है? तो इको R1 किधर से काटेगा बताएं? G और A के बीच में कट लगाता है। किसके बीच में कट लगाएगा? G और A के बीच में। ये देख रहे हैं, ऐसे काट देगा डीएनए को। और ये दोनों के स्टिकी एंड जो होंगे, जो चिपचिपे छोर होंगे, चिपचिपे सिरे होंगे, वो इस प्रकार से बनेंगे। देखें, एक ये जो बाहरी डीएनए लिया गया है, बाहर से जो डीएनए हम लोग लाए हैं अपने संवाहक डीएनए में जोड़ने के लिए, तो दोनों के पास GAATTC होना चाहिए। इसके पास भी GAATTC, इसके पास भी GAATTC। और दोनों पे अप्लाई करेंगे कौन सा एंजाइम? इको R1। कौन सा एंजाइम? इको R1, ठीक है? तो इको R1 इसको भी काट देगा, तो इसको काटेगा G और A के बीच में, और इसको भी काटेगा G और A के बीच में। तो देखें ये G और A के बीच में, इसके बाद वाला गायब हो जाएगा, बाकी इधर बचेगा। फिर इधर का जो है देखें हम लोग G और A के बीच में कट लगाया तो AATTC बचेगा, इधर G बचेगा नीचे, ठीक है ना? अब इन दोनों को आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे? लाइगेज। किसका उपयोग? लाइगेज का उपयोग करेंगे, ठीक है? ये हो गया हम लोगों का फंक्शन किसका? रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम का। अच्छा, इको R1 का नामकरण से भी सवाल आता है, ये हम लोग जानते हैं। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन, बिल्कुल सही। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, नामकरण तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ये देखें हम लोग नामकरण के बाद जो है कहाँ तक आए थे हम लोग, यहाँ तक हो गया था ना कंप्लीट। प्रतिबंधन एंजाइम हिंद टू के बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ चले आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है हम लोगों को दिया हुआ है। देखें इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, हिंद टू के अलावा आज तक कितना, लगभग 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। ये बात पहले भी बताए थे हम कि 900 से अधिक एंजाइम बनाए जा चुके हैं। और जीवाणुओं के कितने अनुक्रमों से, जीवाणुओं के कितने प्रभेद से, 230 से भी अधिक स्ट्रेन से बनाया गया है। समझ में आया ना, ये बताए थे हम तब जब वाई गुणसूत्र के बारे में पढ़ा रहे थे। वाई गुणसूत्र पे कितने जीन होते हैं, 231। और प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो कितने जीवाणुओं के प्रभेदों से निकाला गया है, 230। यहाँ लड़के लोग खूब गड़बड़ करते हैं, 30 का 31 बना देता है लो, 31 का 30 बना देता है लो। याद रखें हम लोग, जीवाणुओं के कितने प्रभेदों से, 230 प्रभेदों से रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों को निकाला गया है। ठीक है ना, प्रतिबंधन एंजाइमों को निकाला गया है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको घर जाके लिखेंगे जरूर हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एंजाइमों का नामकरण, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं इको R1, कौन छोटा कौन बड़ा इसका ख्याल रहना चाहिए। ठीक है, हिंद 2, हिंद क्या चीज़ 2 हो गया, हिंद 3 होगा, बाम H1 हो गया। ठीक है ना, बाम H1, ठीक है, सेल 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है हिंद 3 हो गया। बहुत सारे एंजाइम है, PVU2 हो गया, PSU2 हो गया, PVU1 हो गया। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल कितने हैं, 900 से अधिक। ठीक है, और कितने जीवाणुओं के प्रभेदों से, 230। ठीक है ना, तो ध्यान रखें एंजाइमों के नामकरण में नाम का पहला शब्द जो होता है ना, ये वंश का नाम, दूसरा और तीसरा शब्द जो है वो प्राकेंद्रकी कोशिकाओं की जाति से लिया गया होता है। पहला नाम किससे होगा, वंश, दूसरा नाम किससे होगा, जाति। एक बार हम लोग मिटा के देखते हैं इसको। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो इको R1 है, इसी का पूछा जाता है। तो इको R1 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। बताएं जरा, इसका जो पहला भाग है ये ई फॉर इसेरिचिया, ये क्या बताया गया है, उसका वंश नाम क्या बताया गया है, वंश नाम बताया गया है। इसके बाद CO क्या है, कोलाई, CO क्या है, कोलाई। तो कोलाई क्या है बताएं, उसका जाति, क्या है उसका जाति। R क्या है बताएं, R उसका प्रभेद हो गया, R उसका क्या हो गया, प्रभेद। ठीक है ना, और ये 1 जो है क्या दिखाता है, खोज का क्रम दिखाता है। देखिए यहाँ पे जिनसे ये पृथक किए गए हैं, जैसे इको R1 में इसेरिचिया कोलाई होता है, ये RY13 इको R1 में जो है 1 में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया है, और बाद के रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। इको R1 जो है इसका नामकरण जो है कैसे किया गया है, ये देखें, ये क्रम को दर्शाता है। किसके क्रम को दर्शाता है बताएं, रोमन अंक जो लिखा होता है। बाद में जो नंबर लिखते हैं ना वो हमेशा रोमन में होता है, न्यूमेरल, ये इंग्लिश न्यूमेरल नहीं होगा। ठीक है ना, रोमन न्यूमेरल होता है। तो रोमन न्यूमेरल जो है वो किसको दर्शाता है बताएं, ये बताएगा कि जीवाणु के प्रभेद से, ठीक है ना, किस क्रम के जीवाणु के प्रभेद से उस एंजाइम को निकाला गया है। समझ में आया ना, पहला जो है नाम क्या बता देगा, दूसरा क्या बता देगा, जाति, तीसरा प्रभेद, और चौथा बता देगा क्या चीज़, हाँ, खोज का क्रम, यानी उसको उस जीवाणु के हाँ किस वाले स्ट्रेन के कितने नंबर से निकाला गया उस एंजाइम को। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से कुल कितना भाग होता है नामकरण का, 4 भाग होता है। नामकरण को याद रखेंगे, नामकरण से सवाल पूछा जाता है, और नामकरण में यही पूछा जाएगा कि पहला शब्द क्या होता है, वंश नाम,
ठीक है। दूसरा शब्द क्या होता है? जाति। तीसरा शब्द क्या होता है? प्रभेद। और चौथा जो है रोमन न्यूमेरल, ठीक है ना, वो खोज का क्रम होता है। तो ऐसे करके अगर हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है कि आप नामकरण कैसे करेंगे, हम लोग लिख पाएंगे क्या? बिल्कुल लिख देंगे। हम लोग ये लिखेंगे कि नामकरण में पहला शब्द जो है वो किसका होता है? वंश नाम का होता है। दूसरा शब्द जाति का, तीसरा शब्द प्रभेद का, और चौथा शब्द खोज के क्रम का। एक उदाहरण ये लेके हम लोग दिखा देंगे। एक उदाहरण किसका ले लेंगे? इको R1 का। समझ में आया ना? ऐसे ही हिंद 2 के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे? हिंद 2 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंद 2 H फॉर, हाँ, H जो है वो वंश नाम बताएगा। हीमोफिलस, H जो है क्या बताएगा? IN क्या बताएगा? इन्फ्लुएंजी। क्या बताएगा? इन्फ्लुएंजी, ठीक है ना। वंश हो गया हीमोफिलस, जाति हो गया इन्फ्लुएंजी, प्रभेद हो गया कौन सा, और खोज का क्रम हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है ना। ये देखें, न्यूक्लियसेस कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। न्यूक्लियसेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंडोन्यूक्लियसेस और कौन? एक्सोन्यूक्लियसेस, ठीक है ना। डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं कौन? एक्सोन्यूक्लियस। जबकि डीएनए को भीतर से काटते हैं कौन? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम किसको कहते हैं? ये हमने समझा कि नहीं? बिल्कुल समझा। पैलिंड्रोम अनुक्रम किसको कहते हैं? GAATTC। समझ में आया ना? इसका जो है अनुक्रम फिर इधर से पढ़ेंगे हम लोग, तो GAATTC। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा कुछ और शब्दों का उदाहरण, मलयालम। अगर मलयालम हम लोग लिखते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, ठीक है, तो उसको उल्टा पढ़ें सीधा पढ़ें, दोनों तरफ से कैसा आएगा? एक जैसा आएगा। जहाज, हिंदी में जहाज जो है वो भी कैसा पढ़ा जाएगा? जहाज, उल्टा सीधा एक समान। चम्मच, चम्मच नहीं होगा। नयन, नयन हो जाएगा ना। कनक, ये भी हो जाएगा। और कोई शब्द? टाटा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं। हिंदी में है कुछ, कुछ इंग्लिश में है। जिनको उल्टा सीधा पढ़ा जाए जो है क्या होगा? एक समान होगा। हम लोग बचपन में जो है खेलते थे, पहेली वगैरह पूछते थे। क्या चीज़? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बताओ क्या? जहाज, ठीक है। तो पैलिंड्रोम अनुक्रम जो है हम लोग इनको, कौन सा? हिंद 2 का, हाँ, सुन लेंगे हम लोग, वीडियो से सुन लेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, अरे ये वही है जिसके चलते इन्फ्लुएंजा होता है, ये वही जीवाणु है। समझ में आ रहा है ना? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये जीवाणु है जिसके चलते क्या होता है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ठीक है। चलें आगे हम लोग देखते हैं। ये देखें हम लोग, GAATTC दिया है ना, तो GAATTC को हम लोग क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम स्थल, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। यहाँ पे समझाया गया है, देखें हम लोग कैसे देख रहे हैं ना। ये बाहरी डीएनए हो गया, ये देखें पूरी प्रक्रिया को जो है ना एक फिगर के थ्रू समझाया गया है, ध्यान देंगे इस पे। ये हो गया हम लोगों का बाहरी डीएनए, ये देखें बाहर से लाया गया डीएनए। और ये हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को संवाहक कहते हैं, ठीक है ना। संवाहक यही है हमारे डीएनए को लेके ढोने वाला। तो हम लोग ना प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग एक पे करें या दोनों पे करें? दोनों पे करेंगे। इसको भी तो काटना होगा, इसमें से उस जीन को पहचानना है जो हम जोड़ना चाहते हैं यहाँ, तो इसको भी काटना होगा। लाइगेज जो है वो बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से क्या करता है? जोड़ता है, जानते ही हैं हम लोग। इसको काट दिया गया, अब इसमें डीएनए जोड़ना है। यहाँ देखें हमारा स्पेशल डीएनए जो है यहीं पे जुड़ा है, देख रहे हैं ना। ये सब लाल रंग से दिखाया गया है, ये ब्लू रंग से दिखाया गया है। तो इस वाले डीएनए को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। अब ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारे जीवाणु में, मान के चले इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कोशिका विभाजन हुआ, तो कोशिका विभाजन के बाद दोनों में हमारा वांछित डीएनए प्रवेश किया है। समझ में आ रहा है ना? प्रवेश किया है, इसकी जांच करनी पड़ती है, इसकी जांच करनी पड़ती है, ठीक है ना। देखिए हम लोग
ये छिपछिपे सिरे होते हैं, ये सब जो है बता दिया गया है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोगों को दिया गया है। कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसको? जेल वैद्युत का संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इसका प्रयोग कब किया जाता है बताएं? जब हमारे पास डीएनए के बहुत सारे खंड हों, डीएनए के बहुत सारे खंड हों, समझ में आया ना? डीएनए के बहुत सारे खंड हों और वो मिक्स हों। मिक्स होने का मतलब क्या? कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये सारे खंड जो है ना मिक्स हैं। ठीक है ना, ये सब खंड मिक्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसमें से जो छोटे बड़े खंड हैं उनको अलग अलग कर लिया जाए, साइज के हिसाब से उनको बांट लिया जाए। तो साइज के हिसाब से उनको बांटने के लिए हम लोग कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप, डीएनए को काटने के बाद डीएनए का तो खंडन हो जाता है, इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ये जो भी हम लोगों को पार्टिकल्स मिले हैं डीएनए के, इन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। किस तकनीक द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। बताएं जरा, हम लोग डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ठीक है ना, ये किधर जाते हैं? ये सवाल था ना किसमें? मॉडल पेपर में ये सवाल दिया हुआ था हम लोगों को। एनोड की तरफ बलपूर्वक भेज कर अलग किए जाते हैं। एनोड माने क्या? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, जब ये निगेटिव है तो ये किधर जा सकता है? पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जाता है ये। एक और ख़ास बात, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में एक माध्यम का उपयोग किया जाता है। वो माध्यम कौन सा है? एगारोज, जिसको हम लोग, इसका नाम ही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा और किसका यूज़ किया जाएगा? जेल का। उस जेल का नाम क्या है? एगारोज। कौन सा जेल? एगारोज जेल। एगारोज जेल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास, सी वीड से प्राप्त किया जाता है। कौन से सी वीड से बताएं? कौन से सी वीड से? पहले कई बार बता चुके हैं ये। ठीक है, दो सी वीड हैं। एक है हमारा जेलिडियम है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और कौन? ग्रेसिलेरिया। ठीक है, इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? एगार जेल या एगारोज जेल। ठीक है, एगारोज जेल का उपयोग किस में किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और कहाँ किया जाता है? पीसीआर। हाँ, पीसीआर में। और जीवाणुओं को प्रयोगशाला में पालने के लिए आइसक्रीम, वैनिला, ये सब बनाने के लिए जो है किया जाता है। किसका उपयोग? एगार जेल का। ठीक है ना, एगार जेल जो है वो यूज़ किया जाता है। एगारोज जेल, डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार हम लोग जो है क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी तकनीक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक हमने पढ़ लिया आज। कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। और समझ में आ रहा है ना? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने के बाद हम लोग डीएनए खंडों को देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं बताएं जरा? ईटीबीआर, याद है? इसको भी याद रखेंगे हम लोग। ईटीबीआर। ईटीबीआर क्या होता है? एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से हम लोग अपने डीएनए खंडों को देख सकते हैं। ठीक है ना, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और